नमस्कार दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एफकेट की। आज सभी को मालूम है कि एफकेट का आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपेयर भी किए हैं और इस एग्ज़ाम को दिए भी हैं। थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ है इस बार। बदलाव ये हुआ कि कुछ सेक्शंस के नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, कुछ के घटा दिए हैं। बस यही पैटर्न में बदलाव होता है, वरना एफकेट का पेपर हमेशा की तरह बहुत सरल होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि ऑनलाइन यदि एग्ज़ाम है तो ऑफलाइन के मुकाबले में आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी रहती है, समय कम होता है, ज़्यादा होस्पोज होती है, तमाम सारी की चीज़ प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए वहाँ सरल क्वेश्चन भी बहुत टिपिकल और बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगता है। ये ऐसा महसूस करते हैं। एफकेट 2022 ठीक फर्स्ट अपेयरिंग किए हैं। यहाँ के पैटर्न पर बात भी हुई है। मैथ्स के इस बार क्वेश्चन उन्होंने लगभग 20 पूछे हैं। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड वाले अब करीब करीब 25 कर दिए हैं। जीके 25 है। यदि नंबर आप क्वेश्चन यदि बड़ा है तो वो इंग्लिश का बड़ा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि बड़ा है तो वो इंग्लिश का बड़ा है। मतलब कि इस बार इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां पर। हमेशा की तरह ये देखा गया है कि आर्म फोर्सेस के एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, या फिर इवन आप एसएसबी अपेयरिंग करो, इंग्लिश का कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आ ही जाता है। इस बार भी सीधी सीधी बात अंग्रेजी पर आ गई है। अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन है। जीके बहुत मॉडरेट होता है। एफकेट का हमेशा करंट अफेयर्स और बहुत ही जनरल नॉलेज टाइप की, कोई जनरल स्टडीज, यूपीएससी पीएससी जैसे क्वेश्चंस यहाँ नहीं होते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। आज मैं सिर्फ बात करूँगा अंग्रेजी की। यहाँ पर कुछ रैंडमली उठाए गए क्वेश्चंस हैं जो आज शिफ्ट 1 में पूछे गए, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर एफकेट किस तरह के प्रश्नों का पूछता है, या किस तरह के प्रश्न पूछता है, या किस तरह के प्रश्न वहां पर आते हैं। दोस्तों, एफकेट या सीडीएस हो, अंग्रेजी के सेक्शन उनके पास वही है, बस क्वेश्चन कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। एरर फाइंडिंग उन्होंने यहां भी पूछी है। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग उन्होंने यहां भी पूछा है। जंबलिंग जो पीक्यूआरएस हैं वो भी उन्होंने यहां पूछे हैं। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और एडम्स हैं। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजी की सारी वैरायटीज यहां पर दी गई है। मतलब यदि आप एफकेट के या सीडीएस या एनडीए के एस्पिरेंट्स हो तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका ग्रामर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी वोकैब भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि ये दो चीजें आपकी अच्छी हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग आपका खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आजकल कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग या इसे वर्बल इंग्लिश हर कंपटीशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। तो एस्पिरेंट्स को इन सब चीज़ों को हमेशा क्लियर करके रखना है। चलो आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें जो एफकेट 2022 शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं और उन पर चर्चा कर लें कि क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे, या हमको वो आते ही नहीं थे, या हमने कभी पढ़े ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले ही दे रखे हैं।
एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है यहां पर, पहला ही क्वेश्चन लिया है, हु इज योर मदर इन द क्राउड। एक सेक्शन उन्होंने ये लिया है, एक सेक्शन उन्होंने ये लिया है और एक सेक्शन उन्होंने ये लिया है। ए, बी और सी, इसे नो एरर करके उन्होंने डी बनाया है। सेंटेंस आपके सामने है, बच्चों जैसा सेंटेंस है, लेकिन हर किसी के लिए ये बच्चों जैसा सेंटेंस नहीं है। हु इज योर मदर इन द क्राउड, डेफिनेटली विच इज योर मदर, तो हु इज योर मदर, कौन है तुम्हारी मम्मी, तो विच इज योर मदर इन द क्राउड, तुम्हारी मां कौन सी है इसमें। तो यहां पर हु इज योर मदर, तुम्हारी मां कौन है, तो यहां पर हम इसमें ये एरर निकालेंगे इस चीज में, और ये एरर हो गया यहां पर। तो ये सीधे सीधे हमारे पास एरर है, और हमको पता है कि विच इज योर मदर इन द क्राउड, हु इज योर मदर इन द क्राउड नहीं, विच इज योर मदर इन द क्राउड, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट डेफिनेट नहीं है, और हु हम तभी लगाते हैं जब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हमको डेफिनेट दिखता है कि हाँ ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है हमारे लिए। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यहां पर मैंने क्या कहा, वोकैब और ग्रामर आपकी बात अच्छी है तो बड़ी आसानी से आप सेंटेंस डील कर लेते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, महत्वपूर्ण ये भी हिस्सा है हर एग्जाम का। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं हो, लेकिन ऐसा कहते हैं कि यदि आपको 200-400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको पढ़ाए गए हो या आपको लर्न हो तो बड़ी आसानी से हर एग्जाम्स आप दे देते हैं। बहुत कॉमन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे गए हैं, अ मैन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता हो, तो उसे फिजूल खर्ची या ज्यादा खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, हम उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। आपने सुना होगा एक्स्ट्रावेगेंजा सेल लगती है, एक्स्ट्रावेगेंजा सेल लगती है बड़ी बड़ी 5 स्टार्स होटल्स में, वहां पर लोग जाते हैं, एक्स्ट्रावेगेंजा बहुत खर्चीली चीजें, बहुत लेविश चीजें, बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, तो ये है। तो एक्स्ट्रावेगेंट यहां पर इसका आंसर है कि हाँ ज्यादा खर्चीला होता है। इसका एंटोनिम्स स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, जो बहुत कम खर्च करता है। ठीक, दूसरा यहां वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पर दिया है, वन हु स्पीक्स टू मच, बहुत ज्यादा बोलता हो, तो यहां पर ग्रैंडिलोक्विट, बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा बातूनी होता है। टॉकेटिव, एक साधारण सेंटेंस भी हम साधारण वर्ड्स भी पढ़ते हैं इसके, टॉकेटिव, तो ये टॉकेटिव जो वर्ड है ये भी मतलब कि जो है इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्रैंडोलोक्यूंट, लोक्यूंस वैसे भी लैटिन वर्ड है जो बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ग्रैंडिलोक्यूंट बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का वो हिस्सा है। तो इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन तो बहुत साधारण है। ऐसा कहते हैं कि यदि 10 साल के पेपर आपने किए हैं और थोड़े से आपने क्लासरूम स्टडी की है तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत सरल हो जाती है। लेकिन जब भी किसी एग्जाम में आप अपेयरिंग करें तो उसके 10 साल के पैटर्न को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि 10 साल के पैटर्न में थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव होते हुए एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। आगे मैं देखता हूं, इडम्स है, फ्रेजेस और इडम्स। आप देखें एनडीए का जो पेपर हुआ है एनडीए 2, उसमें 10 फ्रेजेस उन्होंने यूं ही पूछ लिए, और इडम्स और फ्रेजेस भी हर इंग्लिश का हिस्सा है, हर एग्जाम का हिस्सा है। यदि इंग्लिश सेक्शन है आपका तो फिर ये पूछा ही जाना तय है। तो यहाँ इडम्स पूछे हैं उन्होंने, पुल वन सेल्फ टुगेदर। अब कहीं यहां पर गेट वन सेल्फ टुगेदर भी है, यहां पर ये गेट वन सेल्फ, ये अब चूंकि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, एग्जाम ऑनलाइन होती है, जैसे बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं, जैसे हमारे पास आए वैसे, क्योंकि अभी कोई पेपर तो आपके सामने है नहीं, मेमोरी बेस्ड यहां पर क्वेश्चन बताए गए कि हाँ ये एग्जाम में आए हैं और इन पर बात है। तो कहीं कहें गेट वन सेल्फ टुगेदर, तो गेट वन सेल्फ टुगेदर, तो यहां पर क्या होता है, स्टॉप बीइंग कंफ्यूज्ड। तो यहां पर क्या उपयोग है, टू स्टॉप बीइंग कंफ्यूज्ड।
तो यहां ये इसका आंसर होता है कि भाई अपने आप को क्या करना है, नियंत्रित करना है। क्या करना है? टू कंट्रोल वन सेल्फ, टू कंट्रोल वन सेल्फ, टू स्टॉप बीइंग कंफ्यूज। अपने आप को जो दुविधा में अपन है या कहीं ना कहीं जो संकट में या फिर कहीं ना कहीं हेजिटेशंस में, उस चीज से मुक्त होना है, टू स्टॉप बीइंग कंफ्यूज्ड। तो यहां पर ये आ गया वन स्टेप टुगेदर। दूसरा फ्रेज दिया है लीड स्ट्रे। अब लीड स्ट्रे मतलब गलत तरीके से लीड करना, ठीक ना, टू लीड ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या है, टू लीड ऑन रॉन्ग डायरेक्शन, लीड अस्ट्रे मतलब गलत राह दिखाना। तो हमारे पास इसका ऑप्शन यहां पर है टू लीड ऑन रॉन्ग डायरेक्शन या टू मिसगाइड, टू मिसलीड, हमारे पास इसका आंसर है। और बिलीव अवे। अब बिलीव अवे ये भी फ्रेज एडम्स पूछा गया है, मेमोरी बेस्ड है। पेपर तो हमको 1-2 दिन के बाद ही कहीं ना कहीं नेट पर मिलेगा, लेकिन यहां पर इसका मतलब होता है टू इंप्रेस स्ट्रांगली, टू इंप्रेस स्ट्रांगली, टू इंप्रेस स्ट्रांगली। तो यहां पर यह है कि किसी को मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित कर देना, उस पर इन्फ्लुएंस कर लेना, उसको जो है आप अट्रैक्ट कर लेना, मतलब टू इंप्रेस स्ट्रांगली, पॉजिटिवली उस पर इन्फ्लुएंस डालना, बिलीव अवे के लिए मीनिंग क्या है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, आपको एरर फाइंडिंग पूछी जा रही है, आपको इडम्स पूछे जा रहे हैं, फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे जा रहे हैं। मतलब कि इंग्लिश का कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो किसी एग्जाम्स में नहीं आता। अब 30 क्वेश्चन है, इतनी बड़ी इंग्लिश है, तो उनके पास पूछने के लिए बहुत उनके पास फ्रीडम है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा दुविधा है, क्योंकि जितने कम क्वेश्चन होंगे इंग्लिश वाला सेगमेंट या कोई भी सेक्शन हो वो टिपिकल होता ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर अपने पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम्स से, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए हैं। अब ये सिनोनिम्स है या एंटोनिम्स हैं ये तो एग्जैक्ट बाद में पता चलेगा, लेकिन जैसा भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया है उस पर चर्चा हो रही है कि यहां पर हमारे पास है सिनोनिम्स है। ये सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, नियरेस्ट सिमिलर हमको देना है। अब इनएविटेबल, अब इनएविटेबल सब जानते हैं, बहुत जरूरी, कंपलसरी, मैंडेटरी, एसेंशियल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अनअवॉइडेबल, भाई इनएविटेबल मतलब क्या है, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल जिसको आप टाल नहीं सकते। सिनोनिम्स तो उसका यही होगा ना पर्यायवाची। यदि एंटोनिम्स होता तो हम क्या कह देते, अवॉइडेबल। तो यहां अवॉइडेबल बोल देते, नॉट नेसेसरी। तो ये यहां पर ये उपयोग है। तो इनएविटेबल मतलब होता है जिसको आप टाल नहीं सकते, तो अनअवॉइडेबल हो गया यहां। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट क्या होता है, सुस्त, स्लगिश, थका मांदा, ठीक है, टायर्ड। अब यहां पर डॉर्मेंट क्या होता है, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इनएक्टिव, इनएक्टिव यहां इसके लिए अपन उपयोग कर रहे हैं। स्लगिश, लेजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थक कर जो है इनएक्टिव हुआ है, इसलिए हम इसके लिए उपयोग कर रहे हैं कि टायर्ड सम, इनएक्टिव या फिर स्लगिश। तो ये भी हमारे लिए इसके लिए है। इनइक्विटी, इनइक्विटी मतलब होता है आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, वो आप उसके साथ जो है बायस्ड हो रहे हैं, तो फिर ये है अनफेयर। तो ये अनफेयर के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स है इसके। वहां भी कोई ऑप्शन होंगे जो लोग एग्जाम्स में देकर आए हैं उन्हें बहुत ज्यादा पता चला है। ये रेंडमली हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं ये, लेकिन फिर भी इनसे ये पता चल रहा है कि जो क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं वही कहीं ना कहीं क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी है, चाहे उससे थोड़ा सा अलग हो, लेकिन या वो तो मेन वर्ड में है या ऑप्शन में है, कहीं ना कहीं है। बहुत सरल है किसी भी परीक्षा को क्लियर करना। शर्त है आप 4-5 महीने क्लासरूम में उसका कोर्स पूरा करें। यदि ये चीज़ आप करते हैं, एकदम से जो बच्चा अटेंड करता है इन एग्जाम्स में अपीयरिंग होता है, उन लोगों के लिए हमेशा संकट बना रहेगा। उन लोगों के लिए पेपर बहुत सरल है जो
एग्ज़ाम्स की तैयारी करके इन पर बैठते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हैं और ये करके भी आएंगे और वही लोग एसएसबी तक पहुंचते भी। यकीन करें, अंग्रेजी यहाँ पर सीखकर इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद यदि आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर अच्छी है, स्ट्रक्चर्स आपके अच्छे हैं, तो एसएसबी में बहुत काम करेंगे। क्योंकि 17 टेस्ट में से 11-12 टेस्ट इंग्लिश या तो लिखने के हैं या तो बोलने के हैं। बहुत मायने रखता है इन ग्रामर को सीखना। अब देखें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और अगले क्वेश्चंस पर पहुंच रहा हूं। हमारे पास अगला सेगमेंट है एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे यहां पर। अब एंटोनिम्स के हमारे पास क्वेश्चन है। एंटोनिम्स मतलब आपको विलोम शब्द बताना है, ऑपोजिट, नियरेस्ट ऑपोजिट। अब नियरेस्ट ऑपोजिट तो तभी होगा ना जब आपके पास ऑप्शन होंगे। यहां आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ रैंडमली हमारे पास मेमोरी बस क्वेश्चन है कि भाई ये एग्जाम्स में आया है। तो फिर बताए, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब होता है उसको मुक्त कर देना, अपराध मुक्त कर देना, उसे दोष मुक्त कर देना। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है कि ये कन्विक्टेड हो जाता है, कन्विक्टेड। अब कन्विक्ट कर देना और एक्यूट कर देना उसे किसी चीज पर, अदालत या कोई भी उसे एक्यूट कर देता है, दोष मुक्त कर देता है। लेकिन चूंकि आप इसका एक्सोनरेट तो पाप से मुक्त हो जाता है। अब पाप से मुक्त हो रहा है तो उसका एंटोनिम्स देना है, तो वो कन्विक्टेड हो गया, उसको गिल्टी कर दिया है यहाँ, तो फिर वो गिल्टी हो गया है वो, तो ये यहाँ पर दोष मुक्त हो गया है या दोषी हो गया है ये। तो यदि हम उसको यहाँ पर दोषी करार दे रहे हैं, एक्सोनरेट करना पाप मुक्त होना और कन्विक्टेड मतलब दोषी होना, चूंकि हम एंटोनिम्स पर बात करें। एमेलगम होता है यहाँ पर, एमेलगेमेशन आपने सुना ही होगा, कोरोबोरेशन, एमेलगेमेशन, ठीक है ना, एसोसिएशन। तो कुल मिलाकर ये क्या होता है, संगम के लिए प्रयोग किया जाता है एमेलगेमेशन। अब एमेलगेमेशन मतलब एक साथ एसोसिएट होना, तो यहाँ पर बहुत हल्के शब्द में आ रहे हैं अपन सेपरेशन पर, ये सेपरेशन होना है, ये यहाँ पर अलग हो जाना हो जाता है। तो ये छोटे छोटे वहां पर क्या से मतलब कि उसके ऑप्शन हुए हैं, ये तो हम कुछ दिनों के बाद ही बात कर पाएंगे, जब कल आज का जो दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो हो जाए और 1-2 दिन के बाद नेट पर डलेगा, फिर विस्तार से इन पेपर पर बात करेंगे कि इस एग्जाम में क्या पूछा गया और क्या पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग अभी हमारे पास आया नहीं है, लेकिन याद रखें एफकेट एयरफोर्स का एग्जाम है। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग का लैंग्वेज वो है, टिपिकल है। लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर आया है वो, और कम से कम 5 क्वेश्चन हैं। कभी कभी तो जो वर्बल इंग्लिश होती है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल इंग्लिश, जो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग पर डिपेंड करता है, उसके सारे क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर सब वहीं से आ जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सारी ग्रामर वहीं आ से, इवन कि कभी कभी फ्रेज भी वही कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग से। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग इस एग्जाम्स के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आया है। मतलब कि आपको किसी भी न्यूज़पेपर का एडिट कॉलम रेगुलर पढ़ना है। यदि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। यदि आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों अच्छी ही है तो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग बहुत, यकीन करें ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग बहुत टिपिकल हो जाता है, ऑफलाइन से 3 गुना ज़्यादा, मतलब कि आपको डिफिकल्ट फील कराएगा वो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस किसी को नहीं होती। हम कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग की ऑफलाइन या अपनी कॉपियों पर या किताबों पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन कोई नहीं करता है, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और जिनका इंग्लिश बहुत खराब है तो कहाँ अंडरस्टैंडिंग की, स्क्रॉलिंग करेंगे अपन माउस को या उसे रीड करेंगे, तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। इसकी एक चीज़ याद रखें, इसलिए एफकेट एस्पिरेंट्स इसकी प्रैक्टिस हमेशा याद करें। एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग और एक पैरा जंबल। जो पैरा जंबल है उसका भी यही इशू है, हर बच्चे के लिए बहुत दिक्कत करता है। तो सर पैरा जंबल क्या है भाई? पैरा जंबल या तो वो सेंटेंस को हमको उसे PQRS में सही तरह से सेटल करना है, या फिर वो कोई छोटी मोटी स्टोरीज है तो वो स्टोरी को हमको सीधे सीधे उसको सेटल करना है। तो PQRS कहीं कहीं में क्या होता है कि नंबर 1 सेंटेंस दिया रहता है और नंबर 6 सेंटेंस भी दिया रहता है, बस P, Q और R और S को मैनेज करना रहता है। लेकिन ये ऑनलाइन मैनेज करना बहुत टिपिकल है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग की, एक पैरा जंबल की, और एरर फाइंडिंग और ग्रामर के क्वेश्चंस तो करते रहना चाहिए। एस्पिरेंट्स इंग्लिश
आर्म फोर्सेस एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसकी तैयारी बेहतर करते रहें। अच्छे से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन फ्री क्लासेस लेकर आ रहा है और हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो चलती है। बिल्कुल हम आपसे जुड़े, या कोई भी इशू हो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छा बुरा कोई भी जवाब देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।